Hello people, this is Soumya. Welcome to Soumya Sphere. तो आज हम जिस रिसर्च पेपर को डिस्कस करेंगे, दिस इज द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ लव एंड एडिक्शन बाय टोबियस इसिच एंड जॉर्ज एफ स्टीफानो. तो जैसा कि हमने टाइटल में सुना, द पेपर इज बेस्ड ऑन लव एंड एडिक्शन. अभी लव एंड एडिक्शन का नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा लोगों का अटेंशन तो इधर आ गया होगा. आई होप सो. तो बेसिकली अगर हम लव और एडिक्शन की बात करें, फर्स्ट हम लव की बात करते हैं. तो जो रोमांटिक लव रिलेशनशिप्स होते हैं, जब आप प्यार में पड़ते हैं, तो मतलब आप और हम सभी प्यार में पड़े हैं. अब प्यार में पड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब कतई शादी वादी करके बच्चे आपने कर लिए, वो वाला प्यार नहीं. इनिशियल फेजेस वाला प्यार भी हम कह सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आपको किसी पे क्रश होता है, या जब वन साइडेड लव होता है, या टू साइडेड ही होता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस होते हैं. तो ये सारे जो फेजेस ऑफ लव होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. और ये सभी फेजेस से, या इनमें से एक दो फेजेस से हम और आप, हम सभी गुजर चुके हैं या गुजरते रहते हैं, राइट. सो मान लीजिए आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हैं, आपको कोई आपका क्रश है या कोई आपका लव इंटरेस्ट है, राइट. अभी क्या होता है, क्योंकि जब आप उसको देखते हैं या जब आप उनसे बातें करते हैं, तो मतलब आप बिल्कुल हाई हो जाते हैं. हाई एज इन जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तब जो हाई होता है ना, उस तरह का हाई. आप उनसे बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल आपकी बॉडी एकदम हार्ट बीट स्ट्रांग है, बहुत तेज चल रही है, मसल्स एकदम आपके जो है बिल्कुल स्ट्रेस्ड हैं. तो वो वाली जो फीलिंग होती है, एक हाई की फीलिंग रहती है आपके, अलग तरह की एक खुशी बिल्कुल दौड़ी जा रही है आपके पूरी बॉडी में. तो वो जो सिचुएशंस होती हैं, वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो सब लव की फीलिंग्स होती हैं, जो हम सब जानते हैं. अच्छा, इसका एक दूसरा साइड भी होता है. लेट्स सपोज आपने अपने लव इंटरेस्ट को या फिर आपने अपने क्रश को एक दो दिन नहीं देखा या उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो क्या होगा? तो मतलब आप कतई पगला जाएंगे. मतलब कैसे उनको देख लें, आवाज़ सुन लें, बिल्कुल आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को रात में 3 बजे एकदम स्क्रॉल करोगे, देखोगे कहाँ है, कहाँ लॉग इन किया उसने, कहाँ गया, क्या किया. तो मतलब बिल्कुल ओसीडी हो जाता है आपको, बिल्कुल आप स्टॉकर बन जाते हो, राइट. तो ये जो बिहेवियर्स हैं, अभी जैसे पुराना वाला मैंने बिहेवियर आपसे डिस्कस किया, जिसमें आप हाई रहते हो, हमेशा एक टिप्सी सी आप फीलिंग में रहते हो जब इनिशियली लव स्टेजेस होती है. और जो एक्चुअल एडिक्शन, जब आप किसी सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हो गया, या कोई और ड्रग हो गया, कोई और सब्सटेंस हो गया, या फॉर दैट रीजन इवन हाई डोजेज ऑफ कैफीन भी हो गया, तो उसमें जो वो वाला एडिक्शन होता है और ये वाला जो एडिक्शन है, जो प्यार में आपको जो फीलिंग्स आती हैं, ये सारी एडिक्शन होता है. ये दोनों फीलिंग्स को आपका ब्रेन न्यूरोबायोलॉजी लेवल पे अगर हम बात करें, सेम ट्रीट करता है. मतलब जो जिसे हम जैसे बोलते हैं ना, जो केमिकल लोचा होता है आपके ब्रेन में, वो दोनों ही सिचुएशंस में एग्जैक्टली सेम होता है. आपका ब्रेन केमिकल लेवल पे डिफरेंशिएट नहीं करता इन सिचुएशंस को, दोनों को सेम ट्रीट करता है. अभी जैसे वो ओसीडी वाला सिचुएशन था, उसमें भी वही हो रहा था कि आप एकदम डिप्रेशन में जा रहे थे, एकदम आपको ओसीडी हुआ जा रहा था कि मेरे को देखना ही है, स्टॉक करना है, ये करना है. तो वो भी एडिक्शन विड्रॉल जब होता है, तो उसी तरह का आपको फीलिंग्स आती हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं. तो कहने का मतलब है कि दोनों ही सिचुएशंस को ब्रेन आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीट करता है, राइट. तो ये जो पेपर है, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ लव एंड एडिक्शन, इसमें बेसिकली जो रिसर्चर्स इन्होंने यही डिस्कस किया है कि केमिकल लेवल पे, न्यूरोकेमिकल लेवल पे आपका ब्रेन दोनों सिचुएशंस में किस तरह से डील करता है, और कैसे दोनों सिचुएशंस जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, राइट. तो एक 2016 में एक रिसर्च की थी एची फिशर और उनके कलीग्स ने. ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, राइट. तो इन्होंने क्या बोला कि जो लव है, ये जो रोमांटिक लव है, ये एक तरह का नेचुरल एडिक्शन होता है. मतलब नेचुरल एडिक्शन, कितना अच्छा सा वर्ड इन्होंने दे दिया कि नेचुरली आप किसी चीज को एडिक्टेड होते हो, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक लव. कोई भी स्टेज ऑफ लव, राइट. और फिर इन्होंने बोला कि ये जो नेचुरल एडिक्शन है, ये बेसिकली ना
हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ना उसकी वजह से है। और इवोल्यूशन के दौरान आपको क्या होता है, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो बेसिक मोटिव आपके और हमारे इस धरती पे आने का क्या होता है, बच्चे पैदा करना दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन को लेके आना। तो लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग और चाइल्ड रेयरिंग के लिए जो स्टेट को आप रीच करते हैं, जो नेचुरल एडिक्शन होता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में इस तरह से डिफाइन किया गया, मतलब उसको उन्होंने इवोल्यूशन से रिलेट किया, जो एक हद तक इट डज मेक सेंस। और इसी जगह पे जो न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी, उन्होंने क्या बोला कि आपका ब्रेन एक मोटिवेशनल स्टेट में आता है, और जिस मोटिवेशनल स्टेट में आके जो न्यूरोकेमिकल्स हैं आपके ब्रेन में वो रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोकेमिकल्स जाके आपके प्लेजर सेंटर्स को ऑन कर देते हैं। अच्छा, अब ये प्लेजर सेंटर्स क्या होता है? प्लेजर सेंटर्स आप मान लीजिए कि हमारे ब्रेन में ना ये ना ऑन ऑफ के बटन्स होते हैं, ये फील गुड ऑन ऑफ बटन्स हैं। तो अभी ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, आपने किसी को देखा, आपको उसके ऊपर क्रश हो गया, मतलब कतई क्रश हो गया, तो क्या हुआ, अभी ब्रेन में केमिकल लोचा स्टार्ट हो गया, केमिकल्स रिलीज हुए, वो प्लेजर सेंटर पे गए, उन्होंने उस बटन को कर दिया ऑन। अब जैसे ही प्लेजर सेंटर का बटन ऑन हुआ, आपको तो कतई मतलब बिल्कुल फील गुड होने लगा, बिल्कुल लाला 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 वाली चीजें होने लगी, ठीक है। तो ये होता है प्लेजर सेंटर, राइट। तो न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपने लव इंटरेस्ट को देख के, क्रश को देख के, किसी को भी देख के, वो केमिकल्स जाके ये बटन ऑन कर देते हैं और प्लेजर सेंटर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो सिचुएशन होती है, इसको इन्होंने टर्म दिया है रोमांटिक लव, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशंस आपके रोमांटिक लव की। अब इसको थोड़ी देर किनारे रखते हैं और बात करते हैं एडिक्शन की। एडिक्शन क्या होता है? तो जो हमारे कई सालों की जो फिजियोलॉजिकल डेफिनेशंस हैं, फिजियोलॉजिस्ट ने दी हैं या साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, वो कहते हैं कि एडिक्शन आपका फिजिकल, मेंटल या इमोशनल डिपेंडेंस ऑन सम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस और बिहेवियर्स। कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस के ऊपर, इट कैन बी कैफीन, हाई डोजेज ऑफ कैफीन, इट कैन बी अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इवन ड्रग्स। इन एक्सटर्नल सब्सटेंसेस पे जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, या फिर आप किसी बिहेवियर्स पे बहुत डिपेंड करने लगते हैं। अब ये बिहेवियर्स कौन से हो सकते हैं? आपको गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा चस्का लगा है, एडिक्शन हो गया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सेक्स ड्राइव है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो बिहेवियर्स हैं या ये जो डिपेंडेंस है एक्सटर्नल सब्सटेंसेस के ऊपर, इसको उन्होंने बोला कि भाई ये होता है एडिक्शन। ये हमें साइकोलॉजिस्ट ने बोला है। अब यहाँ पे भी न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई, ये नहीं होता है, कुछ और होता है। अब यहाँ पे न्यूरोबायोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि जो हमारा एडिक्शन का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और एडिक्शन इज मोर ऑफ, आप कह सकते हैं, जो हैबिट बार बार रिलैप्स करें। मतलब आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से मैं ये हैबिट छोड़ दूं, आप बिल्कुल दिल से चाहते हैं, लेकिन वो हैबिट बार बार रिलैप्स हो जा रही है, बार बार आपके में आए जा रही है, आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आप जब छोड़ना भी चाह रहे हैं तो इस तरह की क्रेविंग्स हो रही हैं, इस तरह के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं कि जो क्रेविंग्स आती हैं, जो नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, आप उनसे डील ही नहीं कर पाते, और बार बार वो हैबिट ना रिलैप्स हो जाता है। तो इस चीज को न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने बोल दिया कि ये होता है एडिक्शन। अब हमने अभी रोमांटिक लव की डेफिनेशंस देखी, राइट, और फिर हमने एडिक्शन की भी डेफिनेशंस देखी। अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को देखें तो खास कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा कुछ रिलेटेड है नहीं, काफी डिस्टिंक्ट है दोनों चीजें, रोमांटिक लव भी और आपका एडिक्शन, ठीक है। लेकिन 1975 में एक किताब आई थी जो थी लव एंड एडिक्शन, जो दी थी आपके स्टैंटन पेली और आर्ची ब्रॉक्सकी ने 1975 में। उसमें उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये मेंशन किया कि ये जो लव है और ये जो एडिक्शन है, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है और इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है।
ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं। ये एक इन्होंने उसको फिनोमिना की तरह प्रेजेंट किया, मतलब एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, कुछ नहीं थे, बस इन्होंने ये एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, जो आगे जाके जैसे जैसे आपका साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए, मेडिकल एडवांसमेंट्स हुए, इमेजिंग एडवांसमेंट्स हुए, आपके स्कैनिंग वगैरह में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए, पेट स्कैन आ गया, सीटी स्कैन आ गया, जब आप एक्चुअली अपनी ब्रेन की इमेजेस को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो, तब जाके फाइनली बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस थी जिन्होंने बोला कि हाँ, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, और ये दोनों ही चीज़ें जब आपके अंदर होती हैं, लेट्स सपोज कोई एडिक्टेड है या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो पार्ट्स, जो एरियाज ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं वो सेम होते हैं। और वो कौन सा पार्ट होता है? वो जो पार्ट होता है वो होता है रिवॉर्ड पाथवे। इसको हमारे ब्रेन के टर्म्स में हम बोलते हैं रिवॉर्ड पाथवे, पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक हाईवे है, ठीक है, कोई भी हाईवे है। अब हाईवे पे क्या होता है? हाईवे पे बहुत सारी होटल्स होते हैं, खाने पीने की जगह हो गई, पेट्रोल पंप होता है, हाईवे पे आपके रेस्ट करने की जगह होती है, पब्लिक कन्वीनियंस होते हैं, वॉशरूम होते हैं, ये सब कुछ आप हाईवे पे चले जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको साइड बाय साइड मिलती रहती है, जहाँ आप रुकते हो अपने, मतलब यू रिलैक्स एंड ईट एंड डू थिंग्स, राइट। तो इसी तरह से रिवॉर्ड पाथवे को हम एक हाईवे की तरह मानते हैं। और ये जो हमने बोला ना कि हाईवे पे इतनी सारी चीज़ें होती है, छोटे छोटे बीच में डेस्टिनेशंस, मिनी डेस्टिनेशंस आते रहते हैं। रिवॉर्ड पाथवे में ये जो डेस्टिनेशंस होते हैं ये हमारे प्लेजर सेंटर्स होते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, प्लेजर सेंटर्स, जो आपका ऑन एंड ऑफ बटन होता है, फील गुड कराता है आपको, राइट। तो ये ना हमारे रिवॉर्ड पाथवे में ये प्लेजर सेंटर्स होते हैं, छोटे छोटे डेस्टिनेशन, और ये जो हैं एक्टिवेट होते हैं। इनको एक्टिवेट कौन करता है? इनको एक्टिवेट करता है एक ऐसा न्यूरोकेमिकल जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब हर चीज में हम उसको घुसा देते हैं जब प्यार की बात होती है, लव की बात। दैट इज डोपामीन। डोपामीन जो है वो एक्टिवेट होता है जब आप किसी लव इंटरेस्ट को देखते हैं या उनकी तरफ आपका झुकाव होता है। तो इस रिवॉर्ड पाथवे पे ना एक वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है जिसको हम कहते हैं VTA। ये क्या करता है? ये डोपामीन प्रोड्यूस करता है। जैसे ही आपने किसी को देखा, आपका दिल धड़क धड़क हो गया, और वैसे ही इसने, VTA ने जो है डोपामीन का सेक्रीशन, डोपामीन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, ये सिग्नल आपके पाथवे पे, रिवॉर्ड पाथवे पे आगे बढ़ा और पहुंच गया प्लेजर सेंटर्स पे। अब प्लेजर सेंटर्स पे पहुंचने के बाद डोपामीन क्या करेगा? प्लेजर सेंटर्स का बटन कर देगा ऑन, और जैसे ही ऑन हुआ आपको तो फील गुड होना शुरू हो गया, आप कतई ही खुश हुए जा रहे हैं, बिल्कुल ही अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है आपके में, राइट। अच्छा, यहाँ पे रिवॉर्ड पाथवे खत्म नहीं होता है। इसके बाद इस पाथवे पे ब्रेन के ना दूसरे सेक्शंस काम करने लगते हैं, जैसे कि बड़ा नाम हम सुनते हैं, एक होता है हमारा हिप्पोकैम्पस, फिर एक होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, एग्मिगडाला हो गया। तो क्या होता है ना, जैसे कि अब जब हमारा फील गुड शुरू हो गया, हमारे प्लेजर सेंटर्स एक्टिवेटेड है, तो जो है सिग्नल आगे बढ़ा गया एमिगडाला में। एमिगडाला ना रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए। अब जब उसने देखा कि आपको फील गुड हो रहा है, उसने इस इमोशन को रजिस्टर किया कि मेरे को हैप्पीनेस का, लव का इमोशन यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, राइट। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा सिग्नल पहुंचा हिप्पोकैम्पस में। अब जो हिप्पोकैम्पस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए। अब उसने जो है ये मेमोरी को किया रजिस्टर, ये हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी या लव की मेमोरी को उसने कर लिया रजिस्टर। इसके बाद सिग्नल आपका और आगे पहुंचा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज बेसिकली फॉर डिसीजन मेकिंग। अब वहां पे आप ये डिसीजन बनाएंगे कि ये जो आपने फीलिंग ली, ये जो इमोशंस आए, ये जो मेमोरी बनी, इसको आपने आगे जाके फिर से रिपीट करना है, फिर से एक्सपीरियंस करना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। और इसके बाद ये चीज आपकी हैबिट बनेगी कि नहीं, या एक्शन इस पे आप नेक्स्ट लेंगे इन फीलिंग्स पे कि नहीं, ये यहाँ पे पूरा डिसाइड हो जाता है। तो ये जो हमारा पूरा हाईवे है, ये जो हमारा पूरा रिवॉर्ड पाथवे था,
उसमें सबसे पहले वीटीए ने डोपामिन रिलीज किया, डोपामिन ने जाके प्लेजर सेंटर का बटन ऑन कर दिया, आप खुश हो गए, सिग्नल्स आगे बढ़े, इमोशन बना, मेमोरी बना, डिसीजन लिया गया। तो ये ना पूरा जो पाथवे चल रहा है ना, दिस इज योर रिवॉर्ड पाथवे। अब चाहे आप प्यार में पड़े हो या आपको एडिक्शन हो गया हो, ये ही रिवॉर्ड पाथवे दोनों सिचुएशंस में एक्टिवेट हो जाता है। आपने जैसे कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस को कंज्यूम किया, तो यही रिवॉर्ड पाथवे पूरा यही डोपामिन आपका जो है सिक्रीट होगा, आगे जाएगा, प्लेजर सेंटर को ऑन करेगा, यही सब होगा। और सेम लव इंटरेस्ट में जब आपने देखा, प्यार में पड़े, तब भी यही चीज हो रही थी। और इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो दोनों चीजों पे इंडिविजुअली भी हुई हैं, लेकिन उसकी फाइनली जो फाइंडिंग्स आई हैं वो यही आई हैं कि भाई रिवॉर्ड पाथवे ही जो है एक्टिवेट होता है दोनों ही सिचुएशंस में। ये पेपर मैं कैप्शन में डाल दूंगी, आप ये सारे रेफरेंसेस वहाँ पे देख सकते हैं, जो भी रिसर्चेस होंगे हर चीज वहाँ पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो ये तो हो गया भाई रिवॉर्ड पाथवे का पूरा। तो ये तो बात हो गई हमारे रिवॉर्ड पाथवे की। अब हम और थोड़े कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है जब हम न्यूरोबायोलॉजी की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली ना केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल्स को आगे ले जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने क्रश को देखा, आपका दिल मतलब कतई आपके मुंह में आ गया, बहुत पॉजिटिव एक सिग्नल जनरेट हुआ, तो वो केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक केमिकल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सिग्नल ये लेके पॉजिटिव वाला दूसरे न्यूरॉन्स तक जाएंगे, आपकी मसल सेल्स तक जाएंगे, ग्लैंड्स तक जाएंगे। तो बेसिकली ये ना मैसेंजर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जो हम बचपन से डिस्कस करते जा रहे हैं, डोपामिन। डोपामिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अच्छा, हम और आप डोपामिन को कैसे समझते हैं? लव हार्मोन है, लाला लैंड में रह जाता है तो बढ़िया होता है, प्यार बड़ी बातें होती हैं, सब डोपामिन करता है, फील गुड डोपामिन करता है। हाँ, ये सब चीजें डोपामिन करता है, लेकिन सिर्फ ये डोपामिन नहीं करता है। मतलब ये तो हम डोपामिन को ना बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। इन कामों को तो करने के अलावा डोपामिन एक जो और बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है ना, वो होता है कि वो हेल्प करता है एंडोजेनस मॉर्फिन के जनरेशन में या सिक्रीशन में। अब एंडोजेनस मॉर्फिन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। अच्छा, मॉर्फिन तो सबको पता है ना, मतलब ये जो हम लोग पेन किलर्स वगैरह खा लेते हैं दर्द वर्द खत्म करने के लिए, हो गया, ये सब ना मॉर्फिन होती हैं। तो जब बहुत दर्द वर्द होता है, हम एक्सटर्नली मॉर्फिन वगैरह ले लेते हैं, पेन वेन को कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाता है, थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये तो मेडिकल मॉर्फिन हो गई। हमारा बॉडी अंदर ही अंदर एंडोजेनस मॉर्फिन बनाता है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में वो अपने आप मॉर्फिन बना रहा है, अपने लेवल पे वो पहले ही मॉर्फिन बना रहा है, कम अमाउंट्स में, बहुत कम अमाउंट्स में। तो ये मॉर्फिन क्या करता है? ये जो एंडोजेनस मॉर्फिन है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी वेयर एंड टियर है, जो भी पेन वेन है, उसको रेगुलेट करता है, आपका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, और आपको एनर्जी वगैरह कंज्यूम, जो आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही है, उन सबको थोड़ा सा मॉडरेट करता है। तो ये सारे काम जो है आपका एंडोजेनस मॉर्फिन ही कर रहा है। तो मतलब जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसको कौन जनरेट कर रहा है? डोपामिन। अच्छा, अब जब आप ये मेडिकल मॉर्फिन लेते हो ना, कंज्यूम करते हो, मतलब एक्सटर्नल दवाई जब कंज्यूम करते हो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो ये जाके सीधे कनेक्ट होती हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ। ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ जैसे ये एक्सटर्नल दवाइयाँ जाके अटैच होती है ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में हमारा एंडोजेनस मॉर्फिन भी इन ओपियोइड सेंटर्स के साथ जाके ज्वाइन होता है। अच्छा, अब ये ओपियोइड सेंटर्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या है? तो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स ना, ये ना एक तरह के ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे सिग्नलिंग वाले जो एरियाज है ना, जैसे ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इन सारी जगहों पे होते हैं। तो ये ना लॉक्स की तरह होते हैं, और इनकी की क्या होता है? इनकी कीज होती हैं मॉर्फिन। यही मॉर्फिन, चाहे वो एक्सटर्नल मॉर्फिन हो, चाहे वो आपकी एंडोजेनस मॉर्फिन हो, ये दोनों ही मॉर्फिन इन ओपियोइड रिसेप्टर्स की कीज होती हैं,
जब ये एक्सटर्नल मॉर्फिन या एंडोजेनस मॉर्फिन इस ओपियोइड रिसेप्टर के साथ आके मिलती हैं, तब ये लॉक और की एक्टिवेट होता है। और ये जब एक्टिवेट होता है, ये ही फिर आपको हेल्प करता है पेन रिलीफ करने में, स्ट्रेस मैनेज करने में, इम्यून सिस्टम को मैनेज करने में। ये सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है आपका ओपियोइड रिसेप्टर जब इसको मॉर्फिन मिलता है। तो डिज़ाइन तो भाई किया गया था इसको एंडोजेनस मॉर्फिन के लिए, लेकिन हमने जो है बाहर की मॉर्फिन भी जनरेट करके उसको भी हम कंज्यूम करते हैं, और वो भी इसके साथ उसी तरह से एक्ट करके सेम काम करता है, राइट। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मॉर्फिन डिपेंडेंस हो गया आपका एक्सटर्नल वाले पे, तो ये जो सिस्टम एक चल रहा है ना, ये बिगड़ सा जाएगा। मतलब अब बहुत ज़्यादा कोई क्वांटिटीज ले रहे हैं, तो ये जो पूरा ये जो रेगुलेट हो रहा था, ये आउट ऑफ रेगुलेशन हो जाएगा, राइट। तो ये एक अलग स्टोरी है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो पहले अब हम आ जाते हैं हमारे एंडोजेनस मॉर्फिन पे। अच्छा, एंडोजेनस मॉर्फिन ने सब अच्छे अच्छे काम कर लिया, आपके पेन को मैनेज कर दिया, आपके स्ट्रेस को मैनेज कर दिया, आपके मसल्स को रिलैक्स कर दिया, आपको थोड़ा सा स्टेबल कर दिया, हार्ट बीट वगैरह आपकी एक लेवल पे लेके रखता है, ये सब थोड़ा थोड़ा ही करता रहता है। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करता है एटीपी के जनरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया वही वो जो हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था, वो जो पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमारे खाने को ब्रेक करके उसको एनर्जी बनाता है और वो हम अपने डेली फंक्शंस में यूज करते हैं, राइट। तो ये उस माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी वही एनर्जी है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, फूड को तोड़ के, जो भी उसका इंटरनल प्रोसेस होता है उसको करके। तो एटीपी इज द एनर्जी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को आपका एंडोजेनस मॉर्फिन हेल्प कर रहा है ये एटीपी को जनरेट करने में। यही एटीपी है जो आपके बॉडीली फंक्शंस को बैलेंस रखती है, आपको रोजमर्रा के काम करने में हेल्प करता है। तो अब रिलेशन देखो, डोपामिन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ये चीज भी, क्योंकि भाई डोपामिन ने ही एंडोजेनस मॉर्फिन बनाया, एंडोजेनस मॉर्फिन ने माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करा एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो डोपामिन अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या फिर इमेजिन कीजिए आप किसी चीज को एडिक्टेड थे, कोई भी सब्सटेंस को या अल्कोहल या कुछ भी, और आप उसके विड्रॉल में जा रहे हो, तो क्या होगा। अभी जब आप प्यार में गए थे डोपामिन बढ़ गया था, अभी जब आपने एडिक्शन अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, ड्रग कर, तो आपका डोपामिन फिर बढ़ गया था, फील गुड फैक्टर बढ़ गया था। अब जब आप इन दोनों के विड्रॉल में जा रहे हो, एडिक्शन के विड्रॉल में जा रहे हो, या फिर आप बिल्कुल इमोशनल स्ट्रेस में आ गए क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपका लव्ड वन आपसे दूर चला गया, या जो भी सिचुएशन है, तो क्या होगा, डोपामिन विड्रॉल शुरू हो जाएगा। मतलब डोपामिन का लेवल भी बॉडी में कम होने लगेगा। अब डोपामिन का लेवल कम होने लगेगा, तो ये जो पूरा सर्किल अभी हमने डिस्कस किया ना, ये सब चीज का लेवल कम होने लगेगा। तो इन अ वे ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में बिकॉज ऑफ एडिक्शन विड्रॉल या बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इज एन आउटकम ऑफ ब्रेकअप, ये सब डोपामिन को इम्पैक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली आपकी बॉडी की फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है। मतलब जो मेंटल लेवल पे इमोशनल स्ट्रेस है, वो फिजिकल लेवल पे भी आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड, राइट। अच्छा, अब डोपामिन के ना एक दो भाई बहन और हैं, तो बहुत सारे भाई बहन, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो दो भाई बहन को और डिस्कस करेंगे, या भाई भाई को, जो भी है ये। एक है, हमने बड़ा नाम सुना है, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है हमारा वेसोप्रेसिन। अब जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ना, इन दोनों को हम बोलते हैं बॉन्डिंग न्यूरोपेप्टाइड्स। बॉन्डिंग न्यूरोपेप्टाइड्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के बॉन्डिंग करवाते हैं आपकी, किसके साथ, दूसरों के साथ, या फिर आपके ड्रग्स के साथ। तो मान लीजिए ऑक्सीटोसिन की पहले बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को ना हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, या हम उसको कडल हार्मोन बोलते हैं। अच्छा, उसको कडल हार्मोन क्यों बोलते हैं, अभी ये ना रिलीज तब होता है जब आप फिजिकली किसी के टच में आते हो, आपने किसी को हग किया, आपने किसी को टच किया, तो ये रिलीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए एकता कपूर के सीरियलों में जब मेल फीमेल प्रोटोगनिस्ट का ऐसे हाथ छूता था, तो मतलब कतई उनकी बॉडी में ऐसे बिजली सी दौड़ जाती थी ना, तो बिजली नहीं दौड़ती होती थी, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता था, राइट।
तो या फिर आप मान लीजिए कि सेक्स के दौरान भी रिलीज होता है, और ये रोमांटिक रिलेशनशिप को अलग करके और भी जगह पे हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, मदर और चाइल्ड के बीच में, देन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, क्योंकि इन सारी सिचुएशंस में ना आपको सामने वाले के साथ बॉन्ड होना होता है। तो वो जो बॉन्डिंग की फीलिंग होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन करवाता है, ये तभी रिलीज होता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल लव के दौरान, राइट। तो ये तो हमारा प्यारा सा कडल हार्मोन ने कर दिया। अब जो इसका भाई है वैसोप्रेसिन, वो क्या कर रहा है, वो इसी के साथ मिलके काम कर रहा है। अब वो क्या करता है ना, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए बॉन्डिंग करवाता है, और साथ में किसी भी रिलेशनशिप में एक प्रोटेक्टिव फीलिंग जो आती है, मान लीजिए मदर्स या फादर्स को अपने बच्चों के लिए, बॉयफ्रेंड्स को गर्लफ्रेंड्स के लिए, हस्बैंड्स को वाइफ्स के लिए, एंड वाइस वर्सा, ये जो फीलिंग प्रोटेक्शन की आती है, ये प्रोटेक्शन वैसोप्रेसिन लेके आता है, ताकि लॉन्ग टर्म एक रिलेशन ये सारे मेंटेन हो सके, राइट। तो इस तरह से ये जो हमारे दोनों हार्मोन्स हैं, जिनको हम बाइंडिंग न्यूरोपेप्टाइड्स करते हैं, ये रिलीज होते हैं, और ये फादर्स, मदर्स, बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब में ही रिलीज होते हैं। तो इनका भी बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब हम ना एक प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। अब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बेसिकली ना हमारे फिजिकल और मेंटल बॉडी की स्टेट की ना एक डीप रेस्ट सिचुएशन है। मतलब आप बिल्कुल ही जब रिलैक्स्ड होते हो, बिल्कुल ही आपकी बॉडी में, माइंड में कहीं पे भी कोई तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, वो एक तरह का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का आउटकम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिचुएशन है जब आपका लेट्स से फिर से ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो आपकी बॉडी कतई एकदम एकदम स्ट्रेस में है, एकदम आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, आपकी मसल्स एकदम टेंस्ड है, आपका बीपी बढ़ा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर फटा जा रहा है, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं। तो जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो वो ना इसका ठीक उल्टा करने लगता है आपकी बॉडी में। आपकी हार्ट बीट को वो काम डाउन करता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, आपके जो मसल्स एकदम टेंस्ड थे उनको वो रिलैक्स करता है। तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्ट्रेस स्टेट का बिल्कुल उल्टा काम करता है। तब ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है क्या? तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेज ना कुछ भी नहीं है, पर वो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम सबको पता है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, योगा, सेल्फ मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करना, राइट, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ हायर पावर। तो ये सारी जो स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनको हम कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है। आपकी बॉडी में जो रीसेट बटन होता है ना, बहुत स्ट्रेस के बाद एकदम आपने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को प्रैक्टिस किया, तो आपकी बॉडी का रीसेट बटन ना ऐसे स्विच ऑन हो जाता है, और जितनी आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से चीजें ऊपर नीचे हो गई थी, सब अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती हैं। आप एक काम एंड कंपोज्ड फॉर्म में वापस पहुंच जाते हैं। प्रैक्टिस लगती है, पर इसीलिए आप आजकल आप सुन ही रहे होगे कि मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, ये हम सबको पता है। पर ये एक्चुअली न्यूरो साइंटिस्ट द्वारा, न्यूरोबायोलॉजिस्ट द्वारा बैक्ड चीज है। मतलब ये हवा में नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस का एक टर्मिनोलॉजी है हमारे न्यूरोबायोलॉजी में, विच इज रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या होता है, अब क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट है ना, वो स्लो डाउन कर देगा, ये ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल कर देगा, स्ट्रेस गायब हो जाएगा, ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के टाइम पे। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, सब इस पेपर में है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, जिन्होंने बोला है, और ये उन्होंने अपनी रिसर्चेस में टेस्ट किया है कि अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हैं, नॉर्मल स्ट्रेस में नहीं कि बॉस ने डांट दिया
गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, मार्क्स कम आ गए, फेल हो गए किसी टेस्ट में, एग्जाम में, इस तरह के स्ट्रेसेस नहीं। जो बिल्कुल हाई एंडेड इमोशनल स्ट्रेस होता है, किसी लव्ड वन के कहीं दूर चले जाने पे, ब्रेकअप पे, या एडिक्शन के विड्रॉल के टाइम, जो सबसे टेंस्ड इमोशनल सिचुएशन और स्ट्रेसेस आपकी बॉडी जिसके दौरान जो एक्सपीरियंस करती है, उसको डील करने में भी रिसर्चर्स ने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पाया है। तो ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस, इमोशनल सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल फिनोमिना है, प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, अब ये करता कैसे है, ये काम कैसे करता होगा? तो बोला गया है कि ये हमारी ऑटोनॉमिक टोन जो होती है उसको बैलेंस आउट करता है। अब ये ऑटोनॉमिक टोन क्या है? तो बचपन में हमने पढ़ा था ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, याद है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ना, जैसे ऑटोमेटिक आ रहा है ना वर्ड, तो यही है। जितने हमारे बॉडी के सिस्टम्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जिनका हमारे हाथ में कोई, मतलब हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपका डाइजेशन हो गया, राइट, आपका ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, बीपी हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे वॉलंटरी, ये ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है आपका। तो ये जब चीजें सिंक में चलती है ना, इसमें दो सिस्टम्स काम करते हैं इन सारी चीजों को चलाने में। एक होता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना, वो हमेशा फाइट ऑन फ्लाइट मोड में रहता है। फाइट ऑन फ्लाइट मोड मतलब क्या होता है? वो हमेशा ना बिल्कुल स्ट्रेस्ड रहता है, हर चीज जल्दी जल्दी कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आप बिल्कुल अलर्ट हैं, आप एकदम स्ट्रेस्ड हैं। वो वाला जो सिचुएशन होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, इन सारे सिस्टम्स में, वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। वो होता है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। मतलब आप आराम से हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, आप काम हो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है, आपकी ब्रीदिंग एकदम कंट्रोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बढ़िया चल रही है। वो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एकदम बैलेंस्ड आउट होते हैं ना, तब हम काम एंड कंपोस्ट स्टेट में आते हैं। और ये जो आपका रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है ना, यही दोनों सिस्टम्स को, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम्स को बैलेंस में लेके आ जाता है, जिसकी वजह से जितनी फंक्शनैलिटी आपकी बॉडी में चल रही थी वो सब स्ट्रेस फ्री हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करता है, वो है आपको जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो अल्टीमेटली आप अपने फंक्शनैलिटी के लिए यूज कर रहे हो, उसको भी जनरेट करने में हेल्प करता है। ये कुछ रीसेंट रिसर्चेस हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उन्होंने ये पाया है, उन्होंने ये टेस्ट किया है कि रिलैक्सेशन थेरेपी इन सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे फंक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और यूज कर रही है, उस लेवल की फंक्शनैलिटी को भी जो रेगुलेट कर सकता है। अब हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा लव, स्ट्रेस और रिवॉर्ड्स के बारे में। रिवॉर्ड्स मतलब अंदर वाले रिवॉर्ड्स, आउटर रिवॉर्ड्स नहीं, राइट। अच्छा, तो जब आप रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं या फिर जिसे कहते हैं प्यार में पड़ते हैं, तो उसमें ना आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि किसी फिजिकल स्ट्रेस में आप आते हैं, वैसे उस टाइम पे जैसे रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी मसल्स टेंस होती हैं, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, राइट। तो ये सब जो चीज़ें होती है, जो फिजिकल स्ट्रेस बॉडी में पड़ता है, जो उस तरह का फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, ठीक वही रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देती है जब वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होती है, राइट। तो अभी और क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रेस में आते हो, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, या फॉर दैट रीजन एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी जब आप आते हो ना, तो आपके बॉडी में ना जो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स, जो बड़े नॉन स्ट्रेस हार्मोन्स, जैसे एड्रेनल है,
या कॉर्टिसोल है, इनके लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस में जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, सेम रिएक्शन फिजिकली हमारी बॉडी देती है जब आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी होते हो, राइट। अच्छा, अब क्या होता है जब आप लेट सपोज आप जो है इनिशियल स्टेजेस ऑफ लव में हो, ठीक है। अब जब इनिशियल स्टेजेस में लव में होते हो तो क्या होता है, डोपामिन बढ़ जाता है, डोपामिन बढ़ता है, फील गुड फैक्टर वगैरह वो सब चलता है जो हमने कहानी पहले इनिशियली डिस्कस की थी। अच्छा, डोपामिन बढ़ता है, डोपामिन के साथ साथ जैसे अभी हमने बोला था स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में, और आपका एड्रेनल बढ़ जाता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है डिजायर और अट्रैक्टिवनेस को मैच करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, तो मतलब कि ये बेसिकली, और ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन ये सब भी रिलीज होता है क्योंकि बॉन्डिंग स्टैब्लिश करनी होती है। तो ये सब चीजें हो रही होती हैं, ये इनिशियल स्टेजेस में होती हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना इस रोमांटिक रिलेशनशिप में, ये जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल था, एड्रेनल था, या फिर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन था, ये सारे ना वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आने लगते हैं, लेकिन डोपामिन का लेवल हाई ही रहता है। और क्या बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन क्या था, वही अपना ये बॉन्डिंग न्यूरोपेप्टाइड्स जो बॉन्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उन सब में हेल्प करते हैं। तो डोपामिन के साथ साथ जब आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड टुवर्ड्स अ लॉन्गर रिलेशनशिप के तरफ बढ़ना चाहता है, राइट। तो आप बहुत ज्यादा हाई नहीं रहते हो, आप एक अच्छे मोड में रहते हो, फील गुड चल रहा होता है आपको, साथ में आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ती है, राइट। तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बाद ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बढ़ गया है ना, और जो कॉर्टिसोल वगैरह था, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो कम हो गए। तो इसको इस तरह से भी अगर हम देख सकते हैं कि आप जब इनिशियली जो है लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मतलब ये लव रिलेशनशिप या फिर ये रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी बॉडी को स्ट्रेस देती है, तो मतलब ये एक तरह का स्ट्रेस का सोर्स भी है। तो एक्चुअली ये बात सही है कि लव इज अ सोर्स ऑफ आपका स्ट्रेस, लेकिन इनिशियल फेजेस का। उसके बाद तो जो है आपकी बॉडी और माइंड एक ही काम कर रहा होता है कि भाई इनकी बॉन्डिंग बढ़ाओ, इनकी बॉन्डिंग बढ़ाओ, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी शादी करानी है, इनके बच्चे कराने, एवोल्यूशन में हमने आगे बढ़ना है। तो चलिए ये तो एक अलग बात हो गई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि हमारा ना वो इनिशियल स्टेज कभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी भी हम उसी स्टेज में चल रहे हैं, मतलब अभी भी हमें उसी तरह का फील गुड फैक्टर चल रहा है, बिल्कुल नयापन जैसे कहते हैं वही हमारा हनीमून पीरियड अभी भी चल रहा है। तो जो ऐसे लोगों को जब कुछ रिसर्चर्स ने स्टडी किया जो बोलते हैं कि हमारा अभी भी वो जो हाई फेस होता है रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में वो ऑनगोइंग है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उनको पता चला कि ऐसे लोगों में ना डोपामिन का लेवल बहुत हाई होता है। और डोपामिन के लेवल के अलावा जो हमारे ब्रेन में कुछ रीजन्स होते हैं, हमने ओपियोइड्स की बात की थी, एंडोजेनस मॉर्फिन जिसके साथ एक्ट करता है, तो वो ओपियोइड्स वाले रीजन्स और ओपियोइड्स के साथ साथ आपके ऑक्सीटोसिन को जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं इन लोगों के ब्रेन में, राइट। तो ये सारी चीजें मिलके उन लोगों को बहुत काम एंड कंपोस्ट बनाते हैं और उनका रिलेशनशिप बड़ी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। बाहरी तौर पे कुछ नहीं हो रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि हमारा इनिशियल फेज ही चला जा रहा है तो उन्होंने बाहरी तौर पे कुछ नहीं हो रहा है, इंटरनली दोनों में ऐसे केमिकल ट्रांसमिटर्स हो रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है, जो वो इस स्टेज पे चलते ही चले जा रहे हैं, राइट। अच्छा, अभी तो हमने ये पॉजिटिव्स बात कर लिया कि आप जब किसी रिलेशनशिप में आते हो तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा होता है, एकदम लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, प्यारा प्यारा सब रोम कॉम हो रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन को सोचिए कि जब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। व्हाट इफ आप का ब्रेकअप हो गया या आपका लव्ड वन आपसे कोई बहुत दूर चला गया कि वो वापस कुछ नहीं होने वाला है, ही इज नॉट और शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक, उस तरह का जब स्ट्रेस, या फॉर दैट रीजन मान लीजिए आप एडिक्शन विड्रॉल में ही जा रहे हो, आप पता ही मतलब आपको अपने अल्कोहल से बड़ा प्यार था, उसके साथ मैडली इन लव थे आप, है ना, या फिर ड्रग्स में मैडली इन लव थे आप,
अभी विड्रॉल पे आप जा रहे हो, है ना, घर वालों ने खूब कुटाई की, अब अल्कोहल छोड़ना है, तो विड्रॉल पे जा रहे हो आप। तो चाहे वो आपका ब्रेकअप वाला विड्रॉल चल रहा हो या एडिक्शन विड्रॉल चल रहा हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आने लगती है। अभी जब आपका लव्ड वन कहीं बहुत दूर चला गया या ब्रेकअप हुआ, तो एक ना सिंड्रोम बड़ा कॉमन है, कॉमन तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा देखने में आता है, जिसे हम कहते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा, बड़ी मूवीज वगैरह में भी इसकी बात होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। अभी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में क्या होता है ना, जब आप बहुत इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं एज एन आउटकम ऑफ अ ब्रेकअप, और कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में, या कोई भी आपका नियर एंड डियर वन के साथ कुछ भी ऐसा हो गया कि वो वापस नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दिल टूट जाना, सही में दिल टूट जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में। तो जब वो सिचुएशन आती है ना, तो आपकी बॉडी में जो है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब जब बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाने लगती है, और जो आपके हार्ट की मसल्स है ना, वो टेम्पररी बेसिस पे जो है बहुत वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट का थोड़ा शेप बदल जाता है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसमें बलूनिंग होने लगती है, और उस बलूनिंग की वजह से जो ब्लड फ्लो था, शेप बदल जाता है। जो आपका लेफ्ट जो पंपिंग कर रहा था हार्ट, वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और जब ये ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो ठीक वैसी ही सिचुएशन बनने लगती है जैसी एक हार्ट अटैक के दौरान बनती है। तो मतलब हम इसको जो है ना, एक मेडिकल टर्म में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी मेडिकल टर्म भी है, पर इसको हम इंड्यूस्ड स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। मतलब स्ट्रेस की वजह से जो हार्ट अटैक आ रहा है, वो है आपका ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, राइट। अच्छा, तो अब जब जिसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होने वाला होता है ना, तो उसका जो ईकेजी जो निकल के आता है, या फिर ये जो आपके हार्ट अटैक के बायोमार्कर्स होते हैं, ये सब ऐसे ही एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि आपको जो है हार्ट अटैक आने वाला है। बट एक्चुअली जो हार्ट अटैक का जो रियल रीजन होता है, जो ब्लॉकेजेस आपकी आर्टरीज में क्रिएट हो गए होते हैं, ये हार्ट अटैक उसकी वजह से नहीं आने वाला होता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज तो बिल्कुल क्लियर होती हैं, बल्कि जो अनबेरेबल स्ट्रेस आपकी बॉडी में हो रहा होता है, उसकी वजह से आपके हार्ट की मसल्स की टेम्पररी वीकनिंग की वजह से इस तरह का सिनेरियो बनता है कि वो रिजेंबल करता है हार्ट अटैक से। आप सेम पेन, इमोशंस, हर चीज वही महसूस करते हैं जो हार्ट अटैक के दौरान होती है। अब एक रिसर्च करी थी 2021 में टावाफोल एंड कलीग्स ने। उन्होंने ना बहुत बड़ा डेटा सेट एनालाइज किया, जिसमें पेट स्कैन्स और टीसीटी स्कैन्स थे उन लोगों के जिनको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम था, और उन लोगों के जिनको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम नहीं था। ये पूरा उन्होंने स्टडी में ऐसे दोनों लोगों को लिया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होने की चांसेस थे ना, तो उन्होंने ना उनकी इमेजिंग करी, ब्रेन इमेजिंग करी, और उनको पता चला कि जो एक हमारे ब्रेन में ना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जिसको हमने पहले भी इमोशंस के लिए डिस्कस किया था, आपको याद होगा, रिवॉर्ड पाथवे में एमिगडाला, जिसको हमने बोला था इमोशंस को साथ डील करता है। एमिगडाला इमोशंस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है स्ट्रेस को मॉनिटर करने में। तो ये स्ट्रेस जब होता है ना, तो एमिगडाला ना वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जिन लोगों को होता है, या जिनको उसकी वजह से जो हार्ट अटैक आने वाला होता है, उनका जो प्री इमेजिंग को टेस्ट किया गया, एनालाइज किया गया, उसमें पता चला जो एमिगडाला रीजन था ना उनके ब्रेन का, वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। और जिन लोगों का जितना ज्यादा ये रीजन एक्टिव था, उतना जल्दी उनको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या फिर इन अदर वर्ड स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक आने वाला था। तो इससे ये पता चलता है कि इमोशनल लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे स्ट्रेस जो आपको हो रहा था, वो फिजिकल लेवल पे जाके आपकी बॉडी में इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसका मतलब जो फिजियोलॉजी है, जो बायोलॉजी है, वो आपकी इमोशन से, मेंटल स्ट्रेस से, बिहेवियर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है।
तो अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस की वजह से लोगों को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जैसे एस्पेक्ट्स से भी डील करना पड़ रहा है, राइट। तो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पे हर चीज कनेक्टेड है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस की बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस में ना एक प्रैक्टिस होती है, एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल। अब कॉग्निटिव रीअप्रेजल क्या है, इसमें ना आप, मतलब अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं अपना स्ट्रेस को देखने का नजरिया बदल देती हूँ, स्ट्रेस को डील करने का नजरिया बदल देती हूँ। मतलब अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो मैं खुद ही काम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं कैसे भी उसको मैनेज कर रही हूँ थ्रू माय इमोशंस, थ्रू माय मेंटल स्टेटस, इन सब चीजों की हेल्प से। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल। कॉग्निटिव लेवल पे आप जो है अपने आप को एक तरह से रीस्टार्ट कर रहे हैं काम डाउन होने के लिए, राइट। तो ये जो कॉग्निटिव रीअप्रेजल है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट फेज है। ऑब्वियसली आप ट्रेन कर रहे हो कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अलग तरह से देखें। अच्छा, क्या होता है ना कि जब स्ट्रेस हो जाता है बॉडी में और जब आप कॉग्निटिव रीअप्रेजल को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस अलार्म सिस्टम है ना, वो काम हो जाता है। अब पहले हम ये देखते हैं कि बॉडी का स्ट्रेस अलार्म सिस्टम है क्या। इस स्ट्रेस अलार्म सिस्टम को हम बोलते हैं HPA। HPA इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। अब ना ये पूरा ना एक साइकिल चल रही है, इसीलिए इसका इतना बड़ा नाम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे ही मान लो ब्रेन में आपके स्ट्रेस रिलीज हुआ तो ब्रेन ने डिटेक्ट कर लिया। अब ब्रेन में सबसे पहले हाइपोथैलेमस आपका डिटेक्ट कर लेता है कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और वो स्ट्रेस सिग्नल्स पास करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो ब्रेन में ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जैसे ही सिग्नल को देखा, स्ट्रेस को देखा, वो उसको फौरन पास ऑन कर देता है एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड ब्रेन में नहीं होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो आपकी किडनीज के ऊपर होता है। अब जैसे ही एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल आता है स्ट्रेस का, वो उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कर देता है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी का सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है, राइट। तो अब जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होते ही आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन या चैलेंज के लिए फिजिकल लेवल पे तैयार करना शुरू करता है। वो कैसे करता है, अब वो जो है आपको एकदम अटेंटिव बना देता है, राइट। आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, और आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपका शुगर जो है कॉर्टिसोल ही कंट्रोल करने लगता है। ये सारी चीजें ना आपको अलर्ट रखती हैं ताकि आपका वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो चैलेंज है, उसके साथ फिजिकली आपकी बॉडी डील कर सके, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिसोल इन सिचुएशंस में जब रिलीज होता है ना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी जो है कंट्रोल करने लगता है। किस तरह से आप अपने फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स को यूज कर रहे हैं, उसको मेटाबॉलिकली एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ये सारी चीजें भी कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो कंट्रोल करने लगता है। मोर और लेस वो ना आपको फिजिकल लेवल पे तैयार कर रहा होता है कि भाई बॉडी को लगता है कि एक चैलेंज आ गया है, स्ट्रेस इसलिए मुझे हो रहा है और मुझे फिजिकली उसके लिए तैयार होना है। तो ये सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना, हार्ट रेट कंट्रोल करना, खुद को अलर्ट करना, ये सारी चीजें फिजिकल लेवल पे बॉडी को तैयार करता है कॉर्टिसोल। और ये आपकी स्लीप साइकिल्स को भी करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है आपने अलर्ट रहना है, तो आपकी स्लीप साइकिल्स को उसी तरह से कंट्रोल करने लगता है। तो सारी चीजें कॉर्टिसोल कंट्रोल करता है। लेकिन ये तब तक तो ठीक है जब कभी कभी कॉर्टिसोल रिलीज हो, मतलब कभी कभी आप स्ट्रेस में आते हो, तब तो ये बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है स्ट्रेस के तरफ या किसी सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन को डील करने के लिए। लेकिन मान लीजिए अब ये कॉर्टिसोल जो है आपका हमेशा रिलीज ही होता जा रहा है, हमेशा बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई है, ये चीज उल्टा काम करेगी, आपकी बॉडी हमेशा फिर स्ट्रेस में रहेगी।
इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आपका बेली फैट बढ़ जाएगा, वेट गेन होने लगेगा, बीपी वगैरह बढ़ने लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपकी बॉडी जो है उस चैलेंज को फेस करने के लिए अलर्ट मोड में है। तो कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन कभी कभी जब आप स्ट्रेस में आते हो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो हो रहा है तो ठीक हो रहा है, बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर अ चैलेंज, राइट। तो ये जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था, जो हमारा एचपी है, जो बॉडी का स्ट्रेस अलार्म सिस्टम है, उसका ये पूरा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, तो जब आप कॉग्निटिव रीअप्रेजल प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो ये अलार्म सिस्टम जो है ना ऐसा हो जाता है, हाँ ठीक है अब बढ़िया चल रहा है, कॉर्टिसोल सब एकदम अच्छे से मैनेज रहता है, दिक्कत नहीं आती। तो सिर्फ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में ये आपका मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग वगैरह प्रैक्टिस करना और अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि स्ट्रेस को किस तरह से देखे, सिर्फ इस इमोशनल, सेंटिमेंटल, बिहेवियरल लेवल पे चेंजेस करने के आपकी बॉडी में फिजिकल लेवल पे इतनी ज्यादा कामनेस आती है, इतना ज्यादा आपकी बॉडी रेगुलेटेड और कंट्रोल रहती है, राइट। अच्छा, बहुत सारी रिसर्चर्स हैं, ये आप इसमें देखेंगे, आपको जाके मिल जाएंगे सारे रेफरेंसेस, जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस की वजह से डायबिटीज कंट्रोल में आई है। कुछ रिसर्चर्स ने बोला है बीपी कंट्रोल में आया है, कुछ रिसर्च बोल रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल इंप्रूव हुआ है। ये सारी ही चीजें जो हैं सिर्फ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स से हुई हैं, ये पब्लिश रिसर्चेस हैं, राइट। तो मतलब सिर्फ मेंटल लेवल पे ही खुद को संभाल लेने से, बेसिक चीजें प्रैक्टिस करने से फिजिकल लेवल पे आप इतना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इस पेपर में हमें ये समझ में आया कि किस तरह से मेंटल इमोशनल प्रैक्टिसेस फिजिकल लेवल पे बॉडी को इतना बेनिफिट करते हैं, और लव और एडिक्शन न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, केमिकल लेवल पे ब्रेन के लिए ऑलमोस्ट सेम है। और लव और एडिक्शन, स्पेसिफिकली लव, वो बॉडी फिजिकल स्ट्रेस की तरह भी ट्रीट करती है। तो ये है बेसिकली इस पूरे रिसर्च पेपर का क्रक्स। इसी तरह की अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, या कोई भी और रिसर्च पे आप और ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स, चाहे वो वर्ल्ड फिनोमिना पे हो, बॉडी फिनोमिना पे हो, पॉलिटिक्स पे हो, या किसी भी एस्पेक्ट पे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स रिसर्च हो, तो इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।